हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी चैनल पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के पार्ट 2 लेक्चर्स पे। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर होते हैं, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स बताया था हमने, ठीक है, और फेडरल कोर्ट क्या बताया था, एपेक्स कोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। आज के इस क्लास में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, वो अदर चैप्टर के मुकाबले थोड़े से यहाँ पे ज्यादा है, और इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कल के लेक्चर्स को आप देखिएगा। कल के मैंने जो 5 प्रश्न आपसे पूछे थे वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप इससे पहले जाके पहले लेक्चर को देख लें, क्योंकि वो क्या है, बेस है। उस बेस के बाद आप अगर आगे की चीजों को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा, यानी लेक्चर 1 से स्टार्ट करेगा। टुडे इज द लेक्चर 2, और लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी के आगे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज देखिए हमें डिस्कस करना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, यानी भारत न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, हमने जुडिशरी सिस्टम देख लिया था कि कैसे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या डिसीजन दे सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में कितने हैं, ये सब कुछ हमने वहां पे देख लिया था। ठीक है, सीजीआई के बारे में भी हमने देखा था। हर एक चीज वहां पे हम लोग बेसिक मतलब कर लिए थे। आज के इस क्लास में हम आगे उसकी और प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इंडिया इज अ कॉमन लॉ जुरिडिक्शन। अब इससे पहले जरा सा मैं एक पेज लेता हूं, आपको दो चीजें समझाता हूं। देखिए, दो सिस्टम होता है, एक तो होता है कॉमन लॉ सिस्टम, लॉ सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है सिविल लॉ सिस्टम। और कल की क्लास में आपको मैंने गवर्नमेंट के 3 बॉडी को बताया था। पहला क्या था, लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। ये तीनों क्या है, गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है और सिविल लॉ सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे जुडिशरी, अब एक चीज मैंने और भी बताया था कि लेजिस्लेशन के पास क्या है, कानून बनाने की शक्तियां हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के पास उसको इंप्लीमेंट करने की शक्तियां हैं। लेकिन कॉमन लॉ सिस्टम में जुडिशरी को भी ये शक्ति है, जुडिशरी के पास भी ये पावर है, जुडिशरी के पास भी ये पावर है टू मेक लॉ, टू मेक लॉ। ठीक है, जुडिशरी है ऑल्सो। देखिए, एग्जीक्यूटिव के पास तो और लेजिस्लेशन के पास तो है सकते हैं कि वो कानून बना सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर जुडिशरी भी वहां पे कानून बना सकती है, गाइडलाइन ला सकती है और उसको इंप्लीमेंट करा सकती है। वो लॉ बनाने की शक्ति उसको भी थोड़ी बहुत दी गई है। वो किसके अंदर आता है, कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा सिविल लॉ सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो यहां पे क्या है, ओनली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हैव पावर टू मेक लॉ, ये दो तरीके की शक्तियों को बांटा गया है कॉमन लॉ सिस्टम में और सिविल लॉ सिस्टम में। अब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आए कि यहां पे जुडिशरी लॉ नहीं बना सकता। यहां पे क्या होता है, जुडिशरी नॉट पावर टू मेक लॉ, ठीक है, यहां पे जुडिशरी को वो शक्ति नहीं दी गई है। किसमें, सिविल लॉ सिस्टम में। फिर से मैं कह रहा हूं, सिविल लॉ सिस्टम में जुडिशरी को वो शक्ति नहीं दी गई है। कॉमन लॉ सिस्टम में जुडिशरी के पास वो शक्ति है कि वो कानून बना सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे इंडिया में क्या है, तो हमारे भारत के अंदर क्या है, कॉमन लॉ सिस्टम है। आप ये कैसे कह सकते हो कि कॉमन लॉ सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। जैसे एक केस आया था, विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, जिसको विशाखा गाइडलाइंस भी कहते हैं, और बाद में क्या हुआ, 2013 में उसको एक एक्ट बना दिया गया था। उसमें क्या था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट अ वर्क प्लेस, यानी महिलाएं जब बाहर काम करने आती तो उनके साथ बहुत तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता था। और इस चीज पे कहीं भी लॉ कोई ऐसा बना नहीं था, लेजिस्लेशन ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था जहां पे हम उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके वुमेन्स के। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, अपनी तरफ से उन्होंने क्या किया, एक गाइडलाइन बनाया वहां पे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए वुमेन्स के अगेंस्ट। ठीक है, अगर वो वर्क करने जा रही है तो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें नहीं होनी चाहिए।
तो वहां पे एक गाइडलाइन बनाया गया और उसके बाद गवर्नमेंट पे उसकी नजर गई, उन्होंने क्या किया, फिर उस पे एक लॉ बना दिया गया। वैसे एक और केस लेते हैं, जैसे क्या था कि रोडवे जो हाईवे होते हैं, यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे। अभी एक्सीडेंट होता था तो क्या होता था, ये कोर्ट में केसेस जाते थे। जब ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस कोर्ट में जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया, थोड़ा देखा कि रीजन क्या है, एक्सीडेंट इतने जो हो रहे हैं तो उसका मेन रीजन क्या है। तो वहां पे देखा गया कि मैक्सिमम जो मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें ड्राइवर ने अल्कोहल पिया था। अब अल्कोहल अगर ले रहा है तो यानी कहीं ना कहीं उसको इजिली अवेलेबल है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया कि हाईवे के कुछ किलोमीटर दूर तक कोई भी क्या होगा, अल्कोहल की दुकान नहीं रहेगी। इससे होगा क्या, थोड़ा मुश्किल होगा ड्राइवर को लेने में, तो वो क्या करेगा, थोड़ा कम कंज्यूम करेगा, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे। फिर उस पे बाद में क्या हुआ, लॉ बना दिया गया था। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था लेजिस्लेशन के पास कि ऐसा मतलब रोड के पास में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, बेसिकली हाईवे की बात किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव के बाद क्या हुआ, वहां पे लॉ बना दिया गया। तो हमारे देश के अंदर आप सोचिए कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया गया, कितना बेहतर है कि हमारे पास जुडिशरी के पास भी वो शक्ति है कि जहां पे लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव उस पॉइंट को नहीं देख पा रहा है, वहां पे जुडिशरी भी अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके और वहां पे क्या हो सकता है, डिसीजन देके लॉ बनाया जा सकता है। और उसका जो डिसीजन होगा वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, यानी उसकी डिसीजन को हाई कोर्ट भी फॉलो कर देगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उस चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये कॉमन लॉ सिस्टम है यहाँ पे। अब आइए हम कंटेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे उससे पहले आई थिंक मैं हम पेज पे बता रहे थे आपको ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज अ कॉमन लॉ जुरिडिक्शन। तो ये हमने अभी आपको बताया कि कॉमन लॉ जुरिडिक्शन क्या होता है। भारत में एक सामान्य कानून क्षेत्राधिकार है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सामान्य कानून क्षेत्राधिकार है। ये आपको एकदम याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, इंडिया जुरिडिक्शन है विच टाइप, ठीक है, इंडिया में किस तरह की जुरिडिक्शन है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, सामान्य या फिर कॉमन लॉ जुरिडिक्शन बोल दोगे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, टेकिंग इट प्रेसिडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन। और ये कहां से लिया गया, तो ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया गया, यानी इंडिया के अंदर जो कॉमन लॉ सिस्टम लाया गया है ये कहां से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो वो भी आपको देख लेना है, कॉमन लॉ, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ सिमिलर मॉडल, यानी उसी चीज को कह रहा है कि सामान्य कानून का की ब्रिटिश परंपरा से अपनी मिसाल लेते हुए भारत ने एक सामान्य मॉडल अपनाया है। तो जो ये मॉडल है सिविल लॉ सिस्टम का, ये सॉरी सिविल नहीं, कॉमन लॉ सिस्टम का, कॉमन लॉ सिस्टम का जो ये कह सकते हैं कि जो मॉडल है ये ब्रिटिश इंडिया से इंडिया ने लिया है, ब्रिटिशर से इंडिया ने लिया है, वो ब्रिटिश ट्रेडिशन का मॉडल था। और वो क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया, कॉमन लॉ सिस्टम। और सिविल लॉ सिस्टम में क्या होता है, जुडिशरी के पास कोई ऐसा पावर नहीं है, कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव के पास वहां पे दी गई है, वही दोनों लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें, देखिए अब उसी चीज को और एक्सप्लेन किया है, अंडर दिस स्कीम ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम। अब इसके अंदर कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर क्या आता है, द डिसीजन ऑर्डर एंड judgment developed by a judges in India help in the creation and development of laws and legal principles which become binding precedents for all subordinate courts in the hierarchy। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, तो डिसीजन हो गया या कोई ऑर्डर हो गया या फिर कोई जजमेंट्स डेवलप्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक डेवलपमेंट ऑफ लॉ, कोई लॉ बना सकता है वैसा, या फिर लीगल कोई प्रिंसिपल बन सकता है, और वो लीगल प्रिंसिपल भारत के सभी निचली अदालतों पे वो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसी चीज को बोला गया है सामान्य कानून प्रणाली। इस योजना के तहत भारत में न्यायाधीशों द्वारा विकसित निर्णय, आदेश और निर्णय कानूनों और कानूनी सिद्धांतों के निर्माण और विकास में मदद करते हैं, ठीक है, उसके निर्माण और उसके विकास में क्या होता है, मदद करते हैं। क्या यहाँ पे लॉ सिस्टम हमारा, जो पदानुक्रम सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी बन जाता है, तो वो सभी जो अधीनस्थ न्यायालय यानी जो लोअर कोर्ट है उनके लिए बाध्यकारी वो बन जाता है। बेसिकली आपको दो चीजें याद रखना है, कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है, सिविल लॉ सिस्टम क्या होता है, और हमारे देश में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है और वो कहां से लिया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। फिर भी एक बार थोड़ा सा आप इस चीज को देख लीजिएगा, मोटा मोटा जो पॉइंट मैंने आपको था वो मैंने आपको बता दिया कि यही चीजें आपको पढ़नी है। आगे देखिए, therefore court play a vital role in creating law, especially where gaps in law exist।
एंड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हैव फेल्ड टू इनेक्ट लॉ। तो ये कब काम करेगा? तो ये तभी काम करेगा जहां पे मिसिंग आउट है, यानी लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव उस चीज में फेलियर है, वहां पे उस चीज का ध्यान नहीं गया या फिर वैसी लॉ नहीं बनाए गए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव लेके उस लॉ को बना सकता है, जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही समझाया था। इसको एक बार आप हिंदी में भी जरा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों अगर पढ़ के आपको समझाने लगूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको कोई पैसेज पढ़ के समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट है आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जो मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री अवेलेबल होने वाला हमारे ऐप पे, आप इसको गो थ्रू करके हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। मेरा जो बात करने का तरीका होगा ये हिंदी ही होगा। मैं रीडिंग करने वाला हूँ सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट, क्योंकि इसकी का ट्रांसलेशन ये किया गया है, तो मैं इंग्लिश पढ़ के उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो हिंदी में उसको रीड कर लेंगे। और जिनका मन ना भरे वो दोनों रीड कर लीजिएगा आप लोग, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि वो जहां पे गैप होता है, गैप इन लॉ होता है, जहां पे गैप इन लॉ होता है वहां पे क्या होता है, जुडिशरी वहां पे उस गैप को फुलफिल करने का काम करता है कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर। आगे हम बात करते हैं, अगला है आपका दस अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिंग सिविल और क्रिमिनल जस्टिस, कोर्ट एंड जजेस सर्व एज वाइटल फंक्शन इन द फेडरल सेटअप ऑफ अ कंट्री। तो देखिए यहाँ पे जो मेन जज का काम होता है, ठीक है, जज का काम क्या होता है वहां पे मेनली, तो आप देखोगे क्रिमिनल जस्टिस देना या फिर कोर्ट या जजेस का जो काम होता है वो सिविल या क्रिमिनल जस्टिस देने की बात है। दो ही तरीके के केस होते हैं ना वहां पे, या तो सिविल केस होगा या तो क्या होगा, क्रिमिनल केस होगा। तो वहां पे तो जस्टिस देने का काम जुडिशरी करता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या करता है, जुडिशरी करता है। वो कैसे करता है वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। साथ ही साथ और भी जो उसके फंक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे कि जुडिशरी और कैसे स्ट्रेंथन करता है लोगों के ह्यूमन राइट्स के बारे में, उनको प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये केस के अलावा भी कैसे जुडिशरी हेल्प करता है, इसके बारे में हम आगे इसमें देखने वाले हैं। आगे इसमें देखिए क्या बोला गया है, अपोज टू दिस मॉडल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ सिस्टम। ये भी मैंने आपको बता दिया, सिविल लॉ सिस्टम में क्या होता है, फॉलोड इन द कंट्रीज सच एज जर्मनी, रसिया एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिविल लॉ सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि तीन ऑप्शन यहां पे है, देखिए जर्मनी, रसिया एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन दे देगा, एक चौथा को मान लो कोई चाइना दे दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों देश जो है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जो इस किताब में दिए गए हैं वो तो आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि वहां एक एक लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। यकीन मानो इस चीज का, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे क्वेश्चन ही आते हैं। आप PYQ देखना, मैं जब PYQ सॉल्व कराऊंगा एक एक लाइन से बच्चा यहां से क्वेश्चन आने वाला है, तो इस एक एक लाइन को आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिविल लॉ सिस्टम अभी मैंने आपको बताया था, सिविल लॉ सिस्टम में क्या होता है, ओनली लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव हैव पावर टू मेक लॉ। जुडिशरी के पास वो शक्ति नहीं है कि वो अपने इंटरप्रिटेशन से कोई लॉ या फिर कोई जजमेंट वहां पे, मतलब जजमेंट तो दे सकता है पर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है, उसका जजमेंट कोई कानून नहीं बन सकता वहां पे। ठीक है, और ये वो देश है जहां पे सिविल लॉ सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। आगे यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ सिस्टम एंड लॉ इज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लॉ। तो ये सोर्स ऑफ लॉ में क्या है, मेन डिफरेंस उसका है, हालांकि जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया था, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कानून के स्रोत के संबंध में उसके अंतर है, आइए अब हम उसको देख लेते हैं। मेन जो था वो मैंने आपको बताया था। देखिए क्या बोला गया उसी चीज को, अंडर द कॉमन लॉ, कॉमन लॉ में क्या है, जुडिशरी कैन मेक लॉ थ्रू जुडिशियल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अब बताइए इसमें क्या नया है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कॉमन लॉ सिस्टम में जुडिशरी अपने जुडिशियल डिसीजन से वो लॉ बना सकती है, जहां पे गैप हो, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ने वहां पे लॉ नहीं बनाया हो, जहां पे गैप है उस गैप को फुलफिल करने का काम कौन करेगा, वहां पे जुडिशरी करता है। ठीक है, हाउएवर अंडर सिविल लॉ में क्या होता है, ओनली द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैव द पावर टू क्रिएट अ रूल्स, लॉ एंड रूल्स। तो ये मैंने भी आपको जस्ट बताया था, उसी डिफरेंस को यहाँ पे फिर से बताया गया है, ताकि आपका इसी क्लास में कॉन्सेप्ट के बाद रिवीजन भी होते चला जा रहा है। ठीक है, क्लास के साथ साथ ही रिवीजन होते जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज रहने वाली है आप लोग के लिए। दिस साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी
is following common law model फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ अ कोर्ट्स इन इंडिया। अब अगर मान लीजिए कोई गैप है, कोई कमियां है वहां पे, तो उसको भी अगर जुडिशरी फुलफिल कर रहा है तो यहाँ पे जुडिशरी का जो रोल है वो और इंपॉर्टेंट हो गया ना। जुडिशरी का काम क्या है? लोगों को जस्टिस देने का बात है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल मुकदमा हो चाहे वो सिविल मुकदमा हो। साथ ही साथ जो समाज में कमियां हैं वहां पे उसको भी फुलफिल करने का काम कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर जुडिशरी का जो रोल है वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो वहां पे गैप जो है, वो कानून की जो कमियां है उसको भी फुलफिल करने का काम वहां पे जुडिशरी करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, एक बार आप इस रीडिंग को अगर करोगे तो बहुत आसानी से चीजों को आप समझ पाओगे। तो जो भी बच्चे लॉ के फील्ड में इंटरेस्टेड है, यानी कि अगर वो लॉयर बनना चाहते हैं, चाहे वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए मैं बता दूं यहाँ पे एडवर्सल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है हमारे भारत देश के अंदर। अब ये क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम बताएंगे। पर आप ये समझिए कि आप जिस देश में हो वहां पे कैसा कानून बनाया गया है जिसमें आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपके हाथ में किसी व्यक्ति को जस्टिस दिलाने का जो पूरा दायित्व है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में ही सौंप दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे लॉयर बनने वाले हैं, एडवोकेट बनने वाले हैं, आप सभी को ये बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा चीजों को कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एडवर्सल मॉडल क्या रहने वाला है, कैसे किसी व्यक्ति का जो केस है वो पूरा सिर्फ और सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है। ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में एडवर्सल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर देखने वाले हैं, जहां पे एडवोकेट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है रोल, वो सब कुछ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले। देखिए एडवर्सल मॉडल की अगर हम बात करें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, तो डिस्प्यूट का मतलब है विवाद समाधान के बारे में, ठीक है। कोई अगर विवाद हो जाता है, विवाद दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई सिविल हो सकता है या तो कोई क्रिमिनल विवाद हो सकता है, ठीक है, यही दो विवाद हो सकते हैं जनरली। अब इसका जो मतलब समाधान होगा वो कैसे होने वाला है, ठीक है, कैसे होगा इसके बारे में वो बात करते हैं। क्या बोला गया है एडवर्सल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, देखिए क्या बोला गया है, कोर्ट इन इंडिया फॉलोड, चलिए अब छोड़िए लाइन को, छोड़िए मैं खुद ही समझा रहा हूं। एडवर्सल मॉडल में क्या होता है, देखिए दो मॉडल यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, दो मॉडल यहाँ पे काम करते हैं। जरा सा मैं एक बार फिर से पेज ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक तो होता है एडवर्सल मॉडल, देखिए मॉडल, और दूसरा क्या होता है इंक्विजिटोरियल मॉडल। ठीक, जैसे मोटा मोटा अगर हम लोग आप देखें तो आप क्या देखते हो कि कहीं पे अगर लड़ाई हुआ तो क्या होता है, पुलिस आती है, कोई पार्टी जाता है जिसको मान लीजिए मार खा गया, वो थाने पे जाता है, वो क्या करता है एफआईआर लिखवा देता है, एफआईआर लॉन्च करा देता है। एफआईआर लिखवाता है तो किसी के नाम पे ही तो लिखवाएगा, अब किसके नाम पे लिखवाएगा, जो व्यक्ति ने उसको मारा होगा। यही चीजें होती हैं थाने पे, ठीक है। हम आसपास देखते हैं कैसे चीजें चलती हैं। हमारे देश के अंदर जब लड़ाई होता है तो दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी, ठीक है, जो मार खाया है वो चला जाएगा कोर्ट के अंदर, मतलब सॉरी पुलिस स्टेशन जाएगा, वहां पे केस एफआईआर कर देता है, पुलिस वहां पे एफआईआर लिख लेती है। अब उस एफआईआर में किसी का वो नाम डाल देता है, ठीक है। अब नाम डालने के बाद क्या होता है यहां पे, अब मान लीजिए फिर इस चीज को जो पुलिस होती है ये इस एफआईआर को क्या होता है वहां पे कोर्ट में पेश करती है कि ये ऐसा मुकदमा था, यहाँ पे क्या है लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पूरा फ्रेम बना के दे देगी कि इनका नाम ये है, इनके पिता का नाम ये है, ये इनकी उम्र इतनी है, ये जो दूसरी पार्टी है इनका नाम ये है, इनके पिता का नाम ये है, ये इस गांव के निवासी हैं, इन लोगों के बीच में जमीन को लेके विवाद था, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्होंने इनको मार दिया। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि वो पूरा इंट्रोडक्शन जो था एक फ्रेम बना के कि दोनों लोगों के बीच में क्या हुआ, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर के हिसाब से वो क्या करती है वहां पे उस चीज को कोर्ट में पेश करती है। अब जब कोर्ट में जाता है वो चीजें, तो कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में क्या होता है, दोनों तरीके से वकील आते हैं, वकील अपनी बातों को फिर से रखते हैं, ठीक है। पुलिस ने जो लिखा वो तो सही है, मान लीजिए वो कोर्ट ने कंसिडर किया, पर जो मेन कंसिडरेशन होगा, जो कोर्ट जिस पे डिसीजन देगी वो पुलिस के एफआईआर पे नहीं देने वाली है, वो किस पे देने वाली है, तो वो जो वहां पे एडवोकेट बहस करने वाला जो फैक्ट्स वहां पे देने वाला उस फैक्ट के हिसाब से वहां पे क्या होगा डिसीजन आएगा। यानी यहां पे क्या है, कोई जज है मान लीजिए, मैं वो जज क्या होगा उसको कुछ नहीं पता, उसको एक एफआईआर कॉपी आई कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें आई थी, तो उसको उतना वो कंसिडरेशन नहीं देगा, वो समझ लेगा कि हाँ चलो लड़ाई हुई थी।
अब यहां पे ये देखा जाएगा कि भाई कोर्ट में अब वकील ये ना बताएगा, पुलिस ने तो बता दिया कि इन्होंने इसको मार दिया, पर पुलिस ने ये नहीं बताया कि जो व्यक्ति मार खाया है वही गन लेके गया था उसको मारने के लिए, और वो बंदा सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया है। पुलिस ने इस बात को नहीं बताया। ठीक है, अंडर द टेबल कुछ हुआ था, पुलिस ने इस बात को दबा दिया, एफआईआर लिख दिया कि जो ए पार्टी, मान लीजिए ये है जो पेन वाला आदमी है, इसने इसको मार दिया। ठीक है, पर जो मेन फैक्ट क्या था कि वहां पे ये व्यक्ति घर पे था, ये व्यक्ति जो थे ये बंदूक लेके गए इसके घर पे, वहां पे उसको धमका के मारने लगे, और वो मारने में बचने के चक्कर में उसने क्या किया, कुछ चला के मार दिया, उसको लग गया चोट, और फिर उसने क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस में उसको मारा। तो ये चीजें फैक्ट क्या है, ये मान लीजिए इंसिडेंट हुआ था, पुलिस ने लिख दिया कि ये व्यक्ति ने इनको मार दिया है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ करने का काम किसके पास है, तो वो काम है लॉयर्स के पास। एडवोकेट उस काम को क्या करेगा, वहां पे प्रूफ करेगा, फैक्ट देगा कि माय लॉर्ड यहां पे मेरा जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, बिकॉज ये घर पे थे, आराम कर रहे थे, ये गन लेके आए, इसको मारने के लिए गया वहां पे, और यहां पे क्या हुआ, ये अपने सेल्फ डिफेंस में इनको मारे वहां पे। और अगर ये लॉयर प्रूफ कर दिया, ये फैक्ट दे दिया कि सच में ये व्यक्ति जो था ये इनके घर पे आया था, ये सच में बंदूक लेके आया था, अगर ये तथ्य एडवोकेट ने प्रूफ कर दिया वहां पे, तो इसके फेवर में क्या हो जाएगा, डिसीजन आ जाएगा वहां पे, उल्टा इसी व्यक्ति को सजा हो जाएगी। तो आप समझिए कि जो मेन रोल होने वाला है जस्टिस में, न्याय दिलाने में जो सबसे जरूरी रोल रहने वाला है, वहां पे एडवोकेट का रहने वाला है। एडवर्शियल मॉडल ऑफ ज्यूरिडिक्शन के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर सबसे जो प्राइम जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका एडवोकेट। वहां पे अगर एडवोकेट फैक्ट सही दे दिया, एडवोकेट ने फैक्ट तथ्य जो थे वो सब कुछ प्रूफ कर दिया कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, तो उसके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। एफआईआर में भले ही कुछ भी लिखा रहेगा, उसको उतना कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। वहां पे जो मेन कंसिडरेशन होगा जज का, जज तो मेन कंसिडरेशन करेगा वहां पे एडवोकेट का ही करने वाला है। ठीक है, अगर एडवोकेट अपने जो क्लाइंट है उसको अगर ये प्रूफ कर दिया कि सर ये निर्दोष है, तो वो उसको बरी कर देगा वहां पे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कौन, वहां पे एडवोकेट। तो वो कौन सा मॉडल होता है हमारा, एडवर्शियल मॉडल। यहां पे एक्टिव रोल ऑफ एडवोकेट होता है, एक्टिव रोल ऑफ एडवोकेट होता है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, इनक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है, तो यहां पे होता है पैसिव रोल ऑफ एडवोकेट। अब ये पैसिव रोल ऑफ इनक्विजिटोरियल मॉडल क्या होता है, एडवर्शियल आपने समझ लिया। इनक्विजिटोरियल में क्या होता है, यहां पे जज खुद पार्टिसिपेट करेगा इंक्वायरी करने में। जैसे हमारे देश में पुलिस ने इंक्वायरी किया, वैसे इनक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है, जज उसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी जो इंक्वायरी करने जाएगा, जो पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, इंसिडेंट पे जाना, वहां पे रिव्यू करना, वो सब कुछ जो काम होगा वो क्या करेगा, जज देखेगा। अब यहाँ पे जज में थोड़ा सा मतलब जैसे बायसनेस कैसे आ जाएगी, जैसे मान लीजिए अब दो व्यक्ति में अगर आप उसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है, तो हो सकता है आप किसी एक पक्ष के बारे में वहां पे बायस हो जाओ, आप वहां पे उसके जाके उसी के फेवर में डिसीजन दे दो। ठीक है, पर अगर आपको कोई चीज पता ही नहीं है, आपको सिर्फ दो जो वकील है वही अपनी बातों को बता रहे हैं, तो आपको उसके बिहाफ पे अगर डिसीजन देना है, आपको कोई लड़ाई झगड़े का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आप सिर्फ कोर्ट में बैठे हो, जो बच्चे अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, मान लो आप एक जज बन गए, बनी जाओगे, अगर मेहनत करोगे आप लोग तो डेफिनेटली बन जाओगे, कोई उसमें दुविधा वाली बात नहीं है, मेहनत करो आप जरूर बनोगे। आप जज बन गए तो आपके पास क्या है, दो फाइल आएगी, तो अब आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाके देखना नहीं है कि क्या हुआ था, आप उस फाइल के बिहाफ पे, उस लॉयर और उस एडवोकेट के बिहाफ पे आपको वहां पे पूरे पॉइंट्स को पढ़ना है, उस फैक्ट्स को पढ़ना है, उस तथ्य के आधार पे आपको डिसीजन वहां पे देना है। तो ये आपका हो गया एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, इनक्विजिटोरियल मॉडल क्या होता है, यहां पे आपको जो फाइल मिली, आपको एफआईआर जो मिला, अब आप पुलिस के साथ चले गए इंक्वायरी करने की, क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो अगर आप खुद जाओगे वहां पे, तो हो सकता है आपकी संवेदना किसी एक व्यक्ति के साथ ज्यादा हो सकती है, और अगर आपका संवेदना किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ, तो मैक्सिमम चांसेस है वहां पे आप उसी के फेवर में डिसीजन दे दोगे, भले वो इंसान गलत क्यों ना हो।
तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनजस्टिस जैसा हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में खूबसूरती हमारे देश की ये है कि हमारे यहाँ एडवर्सियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को रखा गया है, जहां पे एडवोकेट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी बच्चे हो, अगर आपको एडवोकेट बनना है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को फांसी दिलाने से, आपको सजा मुक्त कराने से, ये सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ जो किसी की जिंदगी, ये सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है। पूरी जिंदगी किसी को आप आजाद कर सकते हो, कि पूरी जिंदगी किसी का आप जेल में बर्बाद कर सकते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है। तो आप लोग बहुत ईमानदारी से अपने कोर्स को पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और बहुत मेहनत करिएगा ताकि आप किसी को जस्टिस दिला पाओ। ठीक है, चलिए, तो ये दो मॉडल हमने आपको बताया था। अब थोड़ा सा इसमें भाई किताब पीपीटी बना है तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, नहीं तो हमारे जो टाइपराइटर साहब है वो गुस्सा आ जाएंगे कि भाई बताओ, हमने इतना बढ़िया से टाइप करके आपको दिया और आप तो अपने मतलब अपने लिख लिख के ही समझाने लगे। तो आइए अब हम उनकी चीजों को भी थोड़ा सा समझा देते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे हमने एडवर्सियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देखा था। कोर्ट इन इंडिया फॉलो एडवर्सियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन एज अपोज टू द इंक्विस्टोरियल मॉडल फॉलोड बाय सेवरल सिविल लॉ कंट्री। तो सिविल लॉ कंट्रीज है वो इंक्विस्टोरियल मॉडल को करती हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में एडवर्सियल मॉडल है, जो कि क्या है, ठीक उल्टा है किसके, इंक्विस्टोरियल मॉडल के। अब ये दोनों मॉडल मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इन एन एडवर्सियल मॉडल द रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंट द पार्टी बिकम वाइटल। मतलब एडवर्सियल मॉडल में क्या है, जो लॉयर्स है इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी फैक्ट देखिए, फैक्ट्स जो भी देगा लॉयर, ठीक है, वही कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन होगा जज के लिए। कंसिडरेशन किसके लिए होगा, जज के लिए। हाँ, और जो फैक्ट आपने दिया उसको प्रूफ करना होगा। फैक्ट को प्रूफ अगर आपने कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ठीक है ये चीज ऐसी थी, तो कंसिडरेशन वो क्या हो जाएगा, जज के लिए, और उसी के बिहाफ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा। तो ओवरऑल कह सकते हो कि ये यहाँ पे जो आपका रोल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन आपने क्या किया, फैक्ट दिया, फैक्ट से क्या हुआ, अगर आपने उस फैक्ट को प्रूफ कर दिया तो वो क्या होगा, कंसिडरेशन बन जाएगा जज के लिए, और वो क्या करेगा, उसी बिहाफ पे क्या होगा, डिसीजन देगा। तो यहाँ पे जो डिसीजन है क्या है, किसी व्यक्ति के अधिकार की बात है, तो इसको अधिकार कौन दिलाएगा, क्या जज देगा क्या, नहीं, वहां पे लॉयर ही दिलाने वाला है, क्योंकि जज तो न्यूट्रल है, वो तो आपके फैक्ट के अनुसार डिसीजन देगा। उसको ये मतलब नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, वो आपने जो तथ्य रखा उसके आधार पे वो क्या होगा, डिसीजन वहां पे देने वाला है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल लॉयर्स का हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, थोड़ा सा भाई इसका भी देख लेते हैं, बुक का भी। लॉयर्स एंड अपोजिंग पार्टीज प्रेजेंट देयर केस बिफोर अ न्यूट्रल जज। तो न्यूट्रल जज जो होता है, यानी उसको किसी भी चीजों का नहीं पता है, उसके सामने जो लॉयर्स ने फैक्ट रखा उसी के हिसाब से वो काम करेगा। न्यूट्रल जज वही होता है। हु इज टर्न प्रोवाइड अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस एज प्रेजेंटेड बाय द लॉयर। तो जो मेरिट होगी केस की, मेरिट ऑफ द केस यानी जो फैक्ट आप रखोगे उसी के आधार पे क्या होगा, वहां पे डिसीजन दिया जाएगा जज के द्वारा वहां पे। ठीक है, आगे बात करता है, इन द इंक्विस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ ऑन द अदर हैंड जज आर मोर प्रोएक्टिव इन द एजुकेटिंग द मैटर्स। यहाँ पे मैंने उसी चीज को बताया कि यहाँ पे जज का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो जाके खुद पार्टिसिपेट करता है इंक्वायरी में वहां पे। ठीक है, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है ना कि हाँ इन्होंने मारा था तो सच में ये गन लेके गए थे, ठीक है, इनके में बुलेट था, ये सब कुछ क्या होता है, चार्जशीट पुलिस देती है। चार्जशीट में पुलिस थोड़ा सा लिख के देती है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें, इनकी लोकेशन वहां पाई गई थी, ये घर पे इस टाइम नहीं थे, इनका जो सर्विलांस में मोबाइल था वो सच में उस लोकेशन पे था। तो ये सब चीजें, इनका डीएनए रिपोर्ट ये रहा, ठीक है, इनका मेडिकल टेस्ट ये था, इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये था। तो ये सब कुछ क्या होता है, पुलिस अपने तरफ से कोर्ट को देती है। पर जो मेन कंसिडर, ये तब तो मान लीजिए फैक्ट है, ये सारी चीजें मिल गई वहां पे, पर कंसिडरेशन क्या होगा वहां पे, जो जज मतलब लॉयर्स ने जो अपने पॉइंट्स को रखे और उस जो रिजल्ट था, यानी जो डीएनए टेस्ट था, जो कपड़ों का सैंपलिंग था, जो फैक्ट्स थे, ठीक है, इन सब को अगर उसने सेटिस्फाई करके अपने फेवर में सेटिस्फाई कर लिया कि ये सब ठीक है, पर हमारा क्लाइंट इन सब से अलग है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो अगर उसने प्रूफ कर दिया वहां पे, तो वहां पे उसके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, इंक्विस्टोरियल में क्या होता है, बेसिकली अगर दो चीजें आप समझिए यहाँ पे, एडवर्सियल में जो लॉयर होते हैं इनका एक्टिव रोल होता है और जज का पैसिव रोल होता है। इंक्विस्टोरियल मॉडल में जज का एक्टिव रोल होता है, लॉयर्स का पैसिव रोल होता है।
तो जिस भी कंट्री में अगर इंक्विजिटोरियल मॉडल है तो वहां पे देखिए लॉयर्स का बहुत स्कोप नहीं है, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है। पर जिस देश में एडवर्शियल मॉडल है वहां पे किसी की जिंदगी का सवाल लॉयर्स के हाथ में ही आ जाता है, क्योंकि वहां पे जस्टिस दिलाने का काम लॉयर ही करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, यहां बोला गया है rather than acting a neutral judge they have right to inquiry and prove into the matter much like a police। तो ये वैसे ही काम करता है, ये किसमें, इंक्विजिटोरियल मॉडल का मैंने आपको बताया था कि ये उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उस इंक्वायरी में वो पार्टिसिपेट करता है और लाइक अ पुलिस वो वहां पे काम करने वाला है। और इस अगर मॉडल पे काम कर रहा है तो अगर हो सकता है वो बायस हो सकता है, क्योंकि इंक्वायरी करने में क्या होता है, पुलिस भी बायस हो जाती है ना। थोड़ा सा गांधी जी देखा, उसने चार्जशीट बदल दिया, ऐसा हुआ होता है जनरली। मैं सबको नहीं कह रहा भाई, ठीक है, किसी घर में अगर ऐसे, मैं सबको सम्मान देता हूं, पर ऐसी चीजें आती हैं कि अगर आपने थोड़ा सा पीला नोट दिखा दिया तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट भी बदल जाता है। और एक दो धारा अगर उन्होंने चेंज कर दिया, आपकी सजा बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने गांधी जी का नोट नहीं दिखाया, एक दो धारा अगर उन्होंने बढ़ा दिया, आपको 2-4 साल और वो परेशान कर देगी। तो पावर थोड़ा सा पुलिस के पास भी है। ठीक है, वहां पे एक ऐसी कहावत थी पुलिस से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग थी। वहां पे क्या होता है कि एक दादाजी थे, वो जेल में 30 साल से बंद थे, और जब उनको रिहा किया गया तो उनसे जज साहब ने पूछा कि कैसा लगा दादाजी, आपको न्याय मिल गया फाइनली। तो उन्होंने बोला कि आपको अब विश्वास हुआ ना, आपके जो न्यायिक शक्ति है, जो जुडिशियल बॉडी है, इस पे आपको विश्वास हुआ या नहीं हुआ। तो दादाजी ने कहा कि भाई हमें विश्वास तो है, पर हमें बहुत ज्यादा अब शक्तियों के उस दरोगा का पता चल रहा है जो उस समय मेरा 5,000 रुपए पूरा मामला को खत्म कर देता, तो मेरा वो 30 साल और जो मैंने इतना पैसा उसमें लगाया, वकील को दिया, वो सब कुछ मेरा बच जाता और मेरी जिंदगी के 30 साल बच जाते। तो अब मुझे सच में पता चल रहा है कि दरोगा की पावर क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं जनरली ग्राउंड लेवल पे, देखिए ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करता वहां पे पुलिस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिख जाएंगे। खैर, बहुत अच्छे भी काम करते हैं लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, मैक्सिमम लोग अच्छे काम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा अगर काम करते हैं तो पूरे डिपार्टमेंट को ही बदनामी का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ जाता है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, अब अगर मान लीजिए वैसा ही काम, पुलिस के जैसा ही काम है, अगर जज करने लगे तो भाई उनको भी ऑफर किया जा सकता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे भी वो बायस हो सकते हैं इंक्विजिटोरियल मॉडल के अंदर। आगे हम देखते हैं, हियर द रोल ऑफ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड द रोल ऑफ जज cumulatively become important to determining the manners in which civil case और criminal case ट्रायल प्रोसीजर। तो ये वही चीज है, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है। बेसिकली आपको 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एडवर्सियल और इंक्विजिटोरियल, ये आपको याद रख लेना है। उसी चीज के बारे में एक बार आप रीडिंग करोगे, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के अटॉर्नी जनरल, या फिर उनके अधिकार क्या क्या है और वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, इनको कितना वेतन मिलता है, इनका रिटायरमेंट का एज क्या होता है, ये कितने समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इनको संविधान में कहां पे शक्ति दी गई है, इनका क्या काम होता है, ये सब कुछ हम आगे अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारा जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके पावर और इनके फंक्शंस के बारे में। अब बोला गया है द डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी would be remain incomplete। इनकम्प्लीट है किसके बिना, तो विदाउट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उन ऑफिसर्स के बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां पे अपॉइंट करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करता है, अपॉइंट करता है, क्योंकि वहां पे देखिए लीगल जो मैटर होते हैं सरकार के खिलाफ, उसको डील करने के लिए क्या होगा, सरकार के खिलाफ भी बहुत ज्यादा मुकदमा आते हैं देखिए जुडिशरी के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रोड बना दिया सरकार ने, अब वहां पे मुआवजा देने की बात क्या था, मुआवजा वहां पे सरकार ने नहीं दिया, तो यहां पे भी क्या होगा, कोई व्यक्ति का जब अगर अधिकार का हनन किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन किया गया तो वो कहां जाएगा बताइए, वो जाता है जुडिशरी के पास। अब अगर जुडिशरी के पास गया कि मेरी सर जमीन ले ली गई है और वहां पे हमें मुआवजा नहीं मिला है, तो जुडिशरी क्या करेगा, सरकार को फिर बुलाएगा कि आप आइए भाई जवाब दीजिए कि आप इस व्यक्ति की जमीन को लिए, आपने इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया वहां पे।
तो वहां पे सरकार क्या रिप्रेजेंट करने खुद आएगी? नहीं, वहां पे उनके लॉ ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनके वो जो लॉ ऑफिसर होंगे वो वहां पे सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले हैं कानूनी मामलों के अंदर। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। आगे हम देखते हैं, सर्टेन लॉ ऑफर्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल एग्जिस्ट एडवाइस एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एडवाइस भी करते हैं और एग्जीक्यूटिव विंग्स भी हैं ये सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों में इनकी जरूरत पड़ती है लॉ ऑफिसर्स की। क्या है, लॉ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे बोला गया है, दीज लॉ ऑफिसर्स आर टेकन अप बाय द लॉ ऑफिसर्स हु ड्राइव देयर मैंडेट आइदर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स एंड रूल्स। द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये लाइन बस आपको इसमें याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक क्वेश्चन आपको फिर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है और वर्तमान में कौन है, एट प्रेजेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये दो क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं, हालांकि अभी आगे भी दूंगा, पर यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये दोनों प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। अटॉर्नी जनरल क्या है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं हमारे देश के। हिंदी में थोड़ा देखिए, इस कानून अधिकारियों का कानून अधिकारों द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इनको अधिकारियों को जो है कानून मतलब क्या होता है, कानून के द्वारा दिया जाता है, जो अपना जनादेश या तो संविधान या अन्य वैधानिक अधिनियमों और नियमों के प्राप्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल देश के, देखिए फिर से देखिए, अटॉर्नी जनरल देश के पहला कानूनी अधिकारी होता है। पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। और पहले व्यक्ति कौन थे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे और अभी वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है। बस इसमें एक लाइन आपको ये याद रखना है, ये वाली लाइन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ये लाइन। और ये दोनों प्रश्न भी आपको देख के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थोड़ा सा ये पेन का बाइलिंगुअल हो जा रहा है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, आप याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 भी आपको याद रख लेना है। आर्टिकल 76 के अंदर क्या है, अपॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे अपॉइंट अंडर आर्टिकल 76 बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है इनको क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 के तहत क्या होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। आगे बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट ही कैन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी इनका कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। क्या है, समय प्रेसिडेंट तय करेंगे, तय करेगा। जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति का 5 साल का होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति का 65 साल पे रिटायरमेंट हो जाएगा, पर इनका जो रिटायरमेंट है ये प्रेसिडेंट ही तय करेंगे। अपॉइंट भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। और इनका जो कितने समय तक ये रहेंगे ये भी कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी प्रेसिडेंट ही करने वाले हैं। तो ये जो है वो राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये काम करने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल मस्ट बी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता क्या होगी, ये भी क्वेश्चन आपको है आज का। चलिए यहीं पे लिख देता हूं, योग्यता क्या होगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न आज का यहीं पे देते हैं कि अटॉर्नी जनरल को की योग्यता
क्या होगी। थोड़ा सा राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा भाई, बहुत अच्छी राइटिंग है। अटॉर्नी जनरल की योग्यता क्या होगी, तो वही योग्यता होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होगी, तो आपको यह बताना है कि अटॉर्नी जनरल की योग्यता क्या होगी, और मतलब ये तो वही होगा ना, सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता क्या होगी, आपको ये बता देना है जज की योग्यता क्या होगी, कि योग्यता क्या होगी, क्या होगी या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी योग्यता क्या होने वाली है, ये आपको हमें आज का तीसरा प्रश्न बताना है। इस पीपीटी के अंदर अगर चले आप यहाँ पे तो देखिए बोला गया है क्या कि अटॉर्नी जनरल मस्ट बी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बनेगा जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो कौन व्यक्ति एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ये आपका प्रश्न है। क्या कंडीशन होते हैं, क्या उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई एज उसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि नहीं बताया गया है, क्या उसमें प्रैक्टिस की बात की गई है, यानी जो लॉयर की प्रैक्टिस की बात वहां पे की है कि प्रैक्टिस कितने सालों का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, 7 साल का होना चाहिए। ये सब थोड़ा सा आप लोग वर्क करो, गूगल का इस्तेमाल करो और उसका मुझे उत्तर चाहिए यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता है वो क्या होती है, और वही सेम योग्यता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होती है। ठीक है, लेकिन उनका जो ड्यूरेशन होता है रिटायरमेंट का वो वहां पे कौन तय करता है, तो वो प्रेसिडेंट तय करता है अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। possessing adequate legal practice to have several serve as a judge for required duration as mandate by the constitution। तो ये उसी चीज को बताया गया कि जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होगी वही योग्यता अटॉर्नी जनरल के लिए भी चाहिए होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज of legal characters as may be referred or assigned to him by the president। यानी इनका जो काम होगा वो क्या करेंगे, एडवाइस देने का काम करेंगे गवर्नमेंट को। क्या करेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, लीगल मैटर पे क्या करने वाले वहां पे एडवाइस देंगे, गिव एडवाइस। तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट हमने किया। अटॉर्नी जनरल, देखिए अटॉर्नी जनरल गिव एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल मैटर्स, perform others duty, और जैसे लीगल कैरेक्टर्स एज मे रिफर्ड एज असाइन हिम बाय प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट के द्वारा भी किसी चीज पे उनसे राय मांगा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी उस पे कोई लॉ बनाना चाहता है सरकार, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अटॉर्नी जनरल से वहां पे राय पूछ लेगा कि भाई देखिए इस चीज को, बाद में व्यक्ति को आके उस पे केस करो उससे पहले आप ही बता दीजिए क्या ये लीगल मैटर, ये जो कानून लाया जा रहा है ये न्याय संगत है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, कहीं ये वायलेशन तो नहीं कर रहा फंडामेंटल राइट का। तो ऐसे मतलब उनसे राय भी उनका जान सकती है, प्रेसिडेंट जो उनसे राय जान सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होंगे, रिप्रेजेंट करने वाले हैं और या एडवाइस भी देने वाले हैं गवर्नमेंट को यहाँ पे। तो अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जुडिशरी के अंदर। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही हैड राइट टू अपीयर इन द कोर्ट। तो इनके पास देखिए, इनके पास क्या है, पहला कि राइट टू अपीयर इन अ कोर्ट, इनके पास अधिकार है कि ये किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इनके पास अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे, दिस इज नोन एज द राइट टू ऑडियंस गिव टू द अटॉर्नी जनरल। ये क्या है, उनको सुनने का अधिकार है, मतलब वहां पे वो जो भी बहस चल रही है, जो वहां पे काम चल रहा है, मतलब जो जुडिशरी का प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको ये जानने का अधिकार वहां पे दिया गया है। अपने कर्तव्यों के पालन में उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। तो न्यायालय में उपस्थित होने का उनके पास अधिकार है। इसे अटॉर्नी जनरल को दिए गए सुनने की अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो इनको सुनने का अधिकार बोला गया, यानी जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो उसमें बहस चल रही है, वो सब कुछ इनको जानने का, सुनने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका यहाँ पे, ही मे ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछ देगा कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा या ज्वाइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। मैं फिर से बोल दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो वोट नहीं कर सकते हैं, पर वो वोट नहीं कर सकते हैं। अब पार्टिसिपेट क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है कि भाई जब ये एमपी एमएलए है ही नहीं तो ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। तो आपको थोड़ा सा पहले जाइए, 10 मिनट पहले जाइए। अभी हमने क्या बताया कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। तो अगर संसद में कोई ऐसी मामला आया जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कानून को लेके कोई बात सरकार से पूछी जाए, तो भाई हर कोई व्यक्ति कानून का उतना जानकार नहीं होता है, और लॉ की जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप लॉ के बारे में जवाब दे पाओगे। तो वहां पे क्या होता है, उन चीजों को जवाब देने के लिए वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई चीजें होंगी तो वहां पे अटॉर्नी जनरल वहां पे उस चीज का जवाब दे सकते हैं सरकार के बिहाफ पे वहां पे, ठीक है। पर याद रखिएगा उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर, वो वहां पे सेशन में वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने देखा कि वहां पे वो पार्लियामेंट के सेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और उनका पार्टिसिपेट होने का जो रीजन है वो भी मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे उनको अगर कोई क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वहां पे वो जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अटॉर्नी जनरल इज एसोसिएटेड बाय अ सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, अटॉर्नी जनरल के साथ एक असिस्टेंट करते हैं उनको कौन, सॉलिसिटर जनरल, और उनके साथ 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को रखा गया है। रीजन क्यों रखा गया है, 4 से 5 लोगों को और एक्स्ट्रा क्यों रखा गया है कि अकेला सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूरे कितने मामले आते होंगे वो अकेले कैसे हैंडल कर पाएगा, तो उनकी सहायता के लिए वहां पे एक सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को रखा गया है। तो ये आपको देख लेना है सेंट्रल लेवल पे। आगे हम बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज तो नहीं किया गया है, उसको मान्यता नहीं मिला है संविधान के अंदर, पर उनकी सहायता के लिए, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए, जो कि आर्टिकल 76 में बताया गया है, पर उनके सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, पर उनकी सहायता के लिए वहां पे उनको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा हाउएवर दे आर गवर्न्ड थ्रू रूल ऑफ इनेक्टेड बाय अ पार्लियामेंट। इनको कैसे किया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा रूल बना के उसको मतलब रेगुलेट किया जाता है सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। सिमिलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द पोजीशन ऑफ एडवोकेट जनरल एग्जिस्ट इन द स्टेट। तो देखिए अटॉर्नी जनरल कहां पे होते हैं, वहां पे सेंट्रल में होते हैं, और एडवोकेट जनरल कहां पे होता है, तो एडवोकेट जनरल कहां पे होता है, स्टेट के अंदर होते हैं। स्टेट में क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इन एडवोकेट जनरल ए सीनियर लॉयर ऑफिसर हु एक्ट एज द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लीगल एडवाइजर होते हैं कौन होता है, वो एडवोकेट जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल के लिए, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165। अब आर्टिकल आपको याद रखना है। पहला आर्टिकल हमने आपसे क्या बताया था, आर्टिकल 76, जो कि किसके बारे में बात करता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। और यही आर्टिकल अगर 165 की बात किया जाए, 165 की बात करता है तो एडवोकेट जनरल की बात करता है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल, और ये क्या है, स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, अपॉइंट करते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करते थे, वहां स्टेट के अंदर अब क्या होता है, जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं वहां के गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165। देखिए आपको पूरे संविधान के आर्टिकल्स को नहीं याद करना है, पर जो मोर इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक्स में आया है वो आर्टिकल्स तो एटलीस्ट आपको लिख लीजिए, उसको आपको याद करके रख लेना है, क्योंकि वहां डायरेक्ट आर्टिकल से मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा। आर्टिकल 76 दे दिया, आर्टिकल 165 दे दिया, आर्टिकल 32 दे दिया, आर्टिकल 226 दे दिया, और मैच द कॉलम में दे देगा। तो वो आपको आर्टिकल्स जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक में पार्ट है वो आपको याद कर लेना है। आपको 395 आर्टिकल्स नहीं याद करने हैं आपको, पर आपको उतने आर्टिकल्स तो जरूर याद करके जाना है जितना आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। और वो सारे हम आपको करा देंगे। आगे हम बात करते हैं। द एडवोकेट जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट। तो ये क्या है, एडवोकेट जनरल क्या है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल जो है आपका क्या है, चीफ लीगल एडवाइजर है स्टेट के लिए, ठीक है, स्टेट के लिए
यहाँ पे चीफ एडवाइजर का काम कौन कर रहा है, तो एडवोकेट जनरल करते हैं। ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट बिफोर द कोर्ट आइदर थ्रू हिमसेल्फ हरसेल्फ और थ्रू द लॉ ऑफिसर्स प्लेडर अपॉइंटेड बाय द स्टेट। तो वो खुद या फिर जो अपॉइंट स्टेट के द्वारा भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करें, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन को, यानी सरकार की तरफ, सरकार के बिहाफ पे, राज्य सरकार के बिहाफ पे वो अपने जो केसेस है उस पे वहां पे वो मुकदमे में खड़ा होते हैं और सरकार के पक्ष को रखते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल इज सिमिलर टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होगी वही एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल की योग्यता होगी, पर स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल की योग्यता वही होगी जो एक हाई कोर्ट के जज की योग्यता होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, आज का चौथा प्रश्न ये रहेगा कि हाई कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है, आपको ये भी प्रश्न आज बताना है हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। द ऑफर ऑफ द एडवोकेट जनरल इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जैसे अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा स्टेट में। वहां पे प्रेसिडेंट कर देते हैं, यहाँ पे गवर्नर करेंगे। वहां पे प्रेसिडेंट के प्लेजर एंड प्रेसिडेंट पे होल्ड करते थे ऑफिस को, यहाँ पे गवर्नर के प्लेजर होल्ड करेंगे ऑफिस को। ठीक है, तो ठीक गवर्नर पे वहां पे हो जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर हो जाएगा। Who also determine the nature of remuneration for the advocate general। ठीक है, और कितने समय तक रहेंगे सब कुछ निर्धारित करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के उस पर्टिकुलर। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, कोई उनका फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो, इनका कोई फिक्स टेन्योर फिक्स नहीं होता, मतलब जो कार्यकाल है इनका वो कोई फिक्स नहीं होता है। आगे एडिशनल एडवोकेट जनरल आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द असिस्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल और भी अपॉइंट किए जाते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, जो क्या काम करेंगे, एडवोकेट जनरल को असिस्ट करेंगे, हेल्प करते हैं उनके काम में, बिकॉज नंबर ऑफ केस मैंने फिर से बताया बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उनको एक व्यक्ति सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा तो बहुत डिले होगा जस्टिस में। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि वहां पे और एडिशनल एडवोकेट जनरल को रखा गया, जो क्या करेंगे, एडवोकेट जनरल को वहां पे हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही करने वाले हैं हम। और जो भी बच्चे प्रॉपर अगर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की, या फिर डोमेन में लीगल स्टडीज, मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूँ और जनरल टेस्ट आपको पूरा कंप्लीट वहां पे मिलेगा। जो भी बच्चे अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे सामर्थ्य बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है, आप बहुत अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। बीएलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी कम है, कंपटीशन एज लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करना होगा। हालांकि हम यूट्यूब पे भी बहुत सारी सीरीज आप लोग के लिए लेके आएंगे, पर एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू गाइडेंस में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप इस बैच के साथ एनरोल हो सकते हो, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस कराएंगे बाइलिंगुअल, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, चाहे आपका लीगल स्टडीज डोमेन हो, वहां पे मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप करने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप। ठीक है, इस ऐप का नाम है डीएनएस एजुकेयर। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आप जाओगे, आप वहां पे डाल के एनरोल हो सकते हो सामर्थ्य बैच के साथ। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के अंदर। और जो मैंने आज का प्रश्न पूछा वो आपको बताना है। पहला क्या था हमारा, अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, इस समय प्रेजेंट कौन है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, योग्यता क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, और योग्यता क्या होगी हाई कोर्ट के जज बनने की, ये 4 प्रश्न आपको बताना है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। और बच्चों, इस पीपीटी को आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप पे। जो बच्चे अगर बैच में एनरोल हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, तो आप सभी जो बच्चे अगर यूट्यूब पे भी आप हमें देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम लोग पेड ही देने वाले हैं, बहुत कुछ हम लोग फ्री भी दे रहे हैं। ये पीपीटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लीगल स्टडीज डोमेन में जाके वहां पे आपको पीपीटी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ये पीपीटी डाउनलोड करके एक बार जरूर इसको रीड कर ले, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर ले, ताकि आपके दिमाग में बन जाए। और जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, हम आप लोग के लिए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। और लीगल मैगजीन हमने करा दिया है, उसमें भी हम जल्दी से क्वेश्चन लाइव में जुड़ेंगे, लाइव में सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू आए हैं लीगल मैगजीन पे, वो हम लाइव क्लास के अंदर करेंगे। और जैसे ही जुडिशरी हमारा खत्म होगा,
उसका भी हम PYQ और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आएंगे आप लोग के लिए, लाइव कराएंगे यूट्यूब पे। तो PPT को एक बार पढ़ ले, तैयार करते रहें, जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको लाइव टेस्ट भी कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।